बेटा अभी ये चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या बेटा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखो बेटा, पहले ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, 2000 ईयर्स लेटर, मतलब बहुत पहले, या बहुत पहले से मतलब थोड़े से दिन पहले काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था। लेकिन बेटा ये अब ये एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है, तो वो बच्चे जो डर रहे हैं कि पुराना चैप्टर ना आ जाए, पुराना ना आ जाए, कुछ भी पुराना नहीं आने वाला बेटा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बंदे के बारे में पढ़ना है, और वो ये भाई साहब हैं, ये बैठे, इनका नाम है राणा टिग्रीना। क्या नाम है इनका? राणा टिग्रीना। राणा जी हैं, ऐसे याद कर लेना, राणा जी हैं। राणा जी हमें माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। अब गलती तो कुछ भी नहीं हो गई, पढ़ लोगे तो गलती माफ़ हो जाएगी। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बेटा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ पर बस ये चैप्टर खत्म है। खुद देख लो बेटा, प्रूफ दे रहा हूँ। कोई आपको डरा रहा हो, फालतू में पढ़ा रहा हो, तो समझ लो ये चैप्टर शुरू हुआ राणा टिग्रीना जी पे, राणा जी पे चैप्टर शुरू, और राणा जी की बात पे चैप्टर खत्म है। कुछ भी फालतू एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, यूनिट 3 चालू हो गई। ठीक है बेटा, इसी के साथ शुरू करते हैं, टेंशन फ्री हो गए। अब बात तो तुम उसी चीज़ की मानोगे ना जो एनसीईआरटी कहेगी, और ये देखो एनसीईआरटी है। चलो जी, सबसे पहले एक बात देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज़ समझो, चाहे एनिमल फ्रॉग हो, चाहे मेंढक हो, चाहे शेर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, वो बेटा बनता है सेल से मिलके। किससे मिलके बनता है? सेल से। जब दो सेल आपस में या दो से ज़्यादा सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। और जब बेटा टिश्यू और टिश्यू, उत्तक और उत्तक बनते हैं तो अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। और जब बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसा कि आप इंसान में या मल्टी सेलुलर जीवों के अंदर, बहुकोशी के जीवों के अंदर देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दो ओके। अगला देखो, लिख के कोई नहीं, सारे ऐसी हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, अरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पहले एक व्यू आता था, अब 20 आते हैं कम से कम। देखो बेटा, अब बेटा फ्रॉग के बारे में एक चीज़ समझ लो बेटा। फ्रॉग की एक बार डिवीज़न समझ लेते हैं। डिवीज़न देखो, जिस बच्चे ने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है उसकी तो बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो समझ लेना, है ना, गेम कभी ओवर नहीं होती, बस आप पीछे और आगे हो जाते हो, है ना। तो इस रेस में कछुआ बनना अच्छी बात है, लेकिन अभी खरगोश बन जाओ, टाइम कम है बेटा। ये एनिमल किंगडम के अंदर आता है। किंगडम कौन सी है? एनिमल, क्योंकि ये जानवर है। मेंढक क्या है? एक जानवर ही है, समझ गए। अगला देखो, फाइलम इसकी कोऑर्डिनेट है। क्यों? इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट पूरी दिमाग से लेके नीचे तक पूरी पहुंच रही है। अच्छा, वो भी कैसा? वर्टिब्रेट है। कैसा है बेटा ये? वर्टिब्रेट। इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, हड्डी, बोनी स्ट्रक्चर है। और क्लास है इसकी टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, और पोडा मतलब लिम्स, मतलब जिसके 4 हाथ पैर हो, 4 है ना टोटल, समझ गए। तो टेट्रापोडा। अब ये है कौन सी क्लास है? नॉर्मल क्लास। तो एम्फीबिया। बेटा एम्फीबियन का मतलब ही होता है जो कि पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे। एम्फीबियन कौन होता है? उभय, क्या बोलते हैं इसको? उभयचर, क्या बोलते हैं बेटा? जो कि पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। ठीक, तो एम्फिया का मतलब यही है। एम्फी का मतलब होता है 2, और बिया का मतलब होता है जो दोनों तरफ से हैबिटेट में रह सके। एक और चीज़ समझ लो भाई, जो जिस फ्रॉग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉग की दुनिया भर की वैरायटी है। इतनी तरीके के फ्रॉग हैं, इतने तरीके के आम होते हैं, 1000 तरीके का आम है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बेटा फ्रॉग बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम जिस फ्रॉग को पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल फ्रॉग। जो नॉर्मल मेंढक आपको देखने को मिलता है कैसा होता है? हरे कलर का होता है। कैसा होता है? हरे कलर। तुमने लाल कलर का मेंढक देखा है कभी? नहीं। कभी देख भी लोगे तो अनकॉमन होगा, कभी कभी देखने को मिलेगा, नहीं तो डिस्कवरी चल रहा होगा तब देखा होगा, है ना। बियर ग्रिल्स आएगा, मेंढक को लेगा, फाड़ के खा जाएगा। ठीक, अगला देखो, तो हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रॉग मिलता है उसका नाम है राणा टिग्रीना। मिलते तो कई तरीके के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है राणा टिग्रीना। हमें राणा जी माफ करना है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अगला देखो, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए बेटा बायोलॉजिकल टर्म होती है पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। अगर सर्दी आ गई तो बेटा उनके लिए मुश्किल हो जाती है, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इंसान तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, वार्म ब्लडेड है, पसीना आता है ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गर्म हो जाता है ना। और मेंढक के पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो मेंढक क्या करता है? मेंढक भैया जब समर्स के टाइम पे या बहुत ज़्यादा विंटर के टाइम पे बहुत डीप बोरोज के अंदर कहीं घुस जाता है, बिलों के अंदर, ताकि वहाँ पे बच जाए। ठीक है, तो सो जाता है। अब याद रखना बेटा, सर्दी में सोना और गर्मी में सोना दोनों का नाम अलग अलग होता है। जब कोई सर्दी में सो जाए, स्लीप इन विंटर, विंटर के सीजन में सो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। और कोई गर्मी में सो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? एस्टिवेशन। समर स्लीप कहते हैं। दोनों में से एक याद कर लेना, दूसरा याद रहेगा। हाइबरनेशन आसान है याद करने में, ठीक है, क्योंकि सोने का मन सबसे ज्यादा आपको कब करता है? सर्दियों में उठने का मन नहीं करता ना, तो सर्दियों में जब उठने का मन नहीं करता तो हम क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। अगला देखो भैया,
कैमोफ्लाज और मिमिक्री। ये कैमोफ्लाज और मिमिक्री का मतलब क्या है भैया, ये अपने आसपास जंगल में, पत्तियों में, झाड़ियों में मिल जाता है। क्यों? रंग भी इसका हरा, पत्ती भी हरी, जंगल भी हरा। क्यों? ताकि कोई इसको देख ना पाए, आसानी से शिकार कर ले और कहीं शिकार बन ना जाए। तो ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, छुपने के लिए कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करता है। समझ गया? ऐसा एक जानवर हो रहा है, नाम बताओ कौन है ऐसा हो जो रंग बदल सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से? गिरगिट। क्या बात है भाई। ठीक है, अगला देखो, मॉर्फोलॉजी। बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब बाहर से कैरेक्टर पढ़े जाए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़े जाए तो मॉर्फोलॉजी, और अंदर से पढ़े तो एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी देखो भैया, अगर इसकी स्किन देखो तुम अपने मेंढक की, अपने मतलब हमारे मेंढक की, इंडिया वाले राणा टिग्रिना जी की, तो कैसी होती है? बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी स्लिप होती है, क्या बड़ी चिकनी चिकनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस लगा होता है। म्यूकस क्या होता है जी? ये म्यूकस ऐसी चीज है जो कि बॉडी की स्किन जो होती है वो सिक्रीट करती है, हमारे पेट में भी करती है। क्यों करती है? स्टमक में, ताकि HCl से बच सके। और स्किन पर क्यों? हमारे स्किन पे तो नहीं होती, हमारी एक जगह पर म्यूकस निकलता है, लेकिन कहाँ पे? नॉस्ट्रल्स के अंदर, नाक के अंदर म्यूकस निकलता है ना। क्यों? ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जा सके। कई लोग निकाल के क्या करते हैं? उसे गोले बना बना के मारते हैं ना। नहीं, ठीक है, तुम खाने वाले में से शायद उसे। आगे देखो नेवर ड्रिंक वाटर। बेटा एक चीज याद रखना, इस चीज को कभी भूलना मत, मेंढक कभी पानी नहीं पीता। क्या? मेंढक कभी पानी नहीं पीता। समझ गए? नेवर ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीता, पानी के अंदर रहते हुए पानी नहीं पीता। तो क्या इसे प्यास नहीं लगती है? ये भैया अपनी स्किन से ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। किससे? स्किन से ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। देखो एक नई चीज पता चली ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नीट में क्वेश्चन भी बन सकता है इसका। कलर इसकी बात करें तो बेटा इसका कलर देखें तो रंग होता है इसका हरा, लेकिन जब इसकी पेट की तरफ देखते हैं तो थोड़ा पीला नजर आता है, हल्का नजर आता है। तो डोर्सल साइड क्या है? ऊपर की साइड। इसकी ऊपर की साइड कैसी है? ऑलिव ग्रीन, मतलब तेज ग्रीन, है ना, हल्का सा ब्लू शेड देती है। ठीक, अब डार्क इरेगुलर स्पॉट, गोल 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 स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। चित्र खोलो। और वेंट्रल का मतलब होता है नीचे की साइड पेल येलो, मतलब जहाँ पे उसका पेट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पेट दिखाई देता है। अब ये खुद देखो आप जरा बेटा अपने NCERT के स्ट्रक्चर में राणा जी का फोटो देखो। ऊपर कैसा है? बिल्कुल डार्क ग्रीन शेड, हल्के हल्के क्या है? इरेगुलर स्पॉट्स। और नीचे क्या है बेटा? हल्का पेल येलो दिखाई दे रहा है ना नीचे पेट की तरफ। बस बहुत बढ़िया बात हो गई, समझ में आ गया तुमको। अगला चलो जी, देखो बेटा बॉडी जो होती है फ्रॉग की दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें? बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला हेड और ट्रंक, एक तो हेड, सर और ट्रंक, बाकी पूरी बॉडी। बस बात खत्म। अगला देखो भैया, नेक की बात करें तो गर्दन होती नहीं जी राणा जी की। राणा जी की गर्दन दिखाई दे रही है यहाँ पे? गर्दन ही नहीं है ही नहीं। मेंढक की गर्दन नहीं होती, मेंढक की गर्दन नहीं होती। टेल, पूंछ भी नहीं होती, पूंछ नहीं होती। नोस्ट्रल्स का मतलब क्या होता है? नाक के छेद होते हैं एक पेयर। ठीक है। आईज, हाँ आंखें होती हैं, और उसके ऊपर एक हल्की सी मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको बेटा कवर करती है। क्यों? पानी से बचाने के लिए हल्की सी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन का मतलब समझो जो बहुत हल्की परत हो। हाँ। अगला टिम्पैनम होते हैं कान की जगह, ईयर की जगह क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब इंटरनल ईयर्स होते हैं, बाहर से अपीयरेंस नहीं दिखाई देती। और जब बाहर नहीं दिखे तो ईयर पिनना तो होने ही नहीं वाला। अगली बात करें लिम्स। बेटा लिम्स मतलब हाथ पैर दो तरह डिवाइड होते हैं। पहला होता है फोर लिम मतलब आगे के लिम्स, और बिहाइंड लिम का मतलब होता है पीछे के लिम। तो आगे वाले 4 लिम क्या होते हैं बेटा? उसमें सिर्फ 4 उंगली होती है। याद रखना, जब मेंढक चलता है तो मेंढक के आगे वाले हाथों में सिर्फ, आगे वाले लिम्स में सिर्फ 4 उंगली होती है, अंगूठा नहीं होता। ऐसे गिनोगे तो 4 ही आएगी काउंटिंग। डिजिट्स कितनी, उंगली कितनी? सिर्फ 4, अंगूठा नहीं, याद रखना। लेकिन अंगूठा कहाँ है? नीचे हिंड लिम्ब में अंगूठा है। क्यों बेटा? हिंड लिम्ब ही उसके सबसे ताकतवर लिम्ब होते हैं, वही उसे कूदने में और डिस्टेंस कवर कराने में मदद करते हैं। जंप मारता है मेंढक बहुत लंबी। क्यों? उसके पीछे के पैर जो होते हैं, पीछे के लिम्ब के होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े मस्कुलर होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। देखो ना राणा जी को, देखो राणा जी के आगे के पैर, आगे के हाथ कैसे हैं? जैसे कभी भी डंबल ना मारते हो जिम में जाके, लेकिन पीछे कैसे हैं? जैसे रोज लैग लगाते हो, डंड मारते हैं कई। अगला देखो बेटा, अब याद रखना है डिजिट। अब बेटा डिजिट जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? वेब्ड होती हैं। वेब्ड का मतलब क्या होता है भैया? थोड़ा सा जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मैंने जूम स्ट्रक्चर बना दिया है इसका, आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो देखो इनकी दोनों चारों उंगलियों के बीच में ये थोड़ी परत से दिखाई दे रही है ना बेटे। किस काम आती है ये? जमीन पर चलने के काम नहीं आती, ये आती है बेटा स्विमिंग में। जब ये पानी के अंदर होते हैं तो तैरने में काम करती है। अगली चीज देखो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब आप देखकर किसी को बता सके कि ये लड़का है कि लड़की है। तो बेटा मेंढक के अंदर भी यही कंडीशन है। हम देखकर नॉर्मल उसकी अगर हमको कंडीशंस पता है, जैसे कुत्ते को देख लेते हो आप, बिल्ली को देख लेते हो, इंसान को देख के बता देते हो कि आदमी है कि औरत है। तो इस तरीके से बेटा इनको भी देखकर पता लगा सका। फिजिकली जैसे सेक्स डिटरमाइन कर पाए, उसी चीज को सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं।
आई होप समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ देखो बेटा, अब बोलोगे पहचान लेते हैं, तो पहचानने का कुछ तरीका भी तो होगा। तो तरीका है बेटा, जो मेल फ्रॉग होगा, जो लड़का होता है ना मेंढक, वो कैसा होता है, हमेशा आवाज करता है, टर टर। कैसी आवाज करता है, टर टर आवाज करेगा, साउंड निकालेगा। क्यों बेटा, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल सेक मतलब उसकी यहाँ पे गले में वोकल सैक होते हैं, आवाज निकालता है बहुत तेज। लेकिन फीमेल कभी आवाज नहीं निकालती। ये आवाज क्यों निकालता है, ताकि अपनी साथी को बुला सके, अपनी फीमेल साथी को बुला सके, है ना, इसलिए साउंड निकाल सकता है। अगला कोपुलेटरी पैड, मतलब इसके पास कोपुलेशन करने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक क्या होगा, पैड होगा। कहाँ पे, उसके हाथों में होगा। फर्स्ट पहली उंगली में होगा, हाथों की आगे वाले की पहली उंगली के अंदर क्या होगा, कोपुलेटरी पैड होगा। ये है बेटा याद कर, मतलब पहचानने का तरीका। बिना उठाए भी पहचान सकते हो। कोपुलेटरी पैड दिखे ना दिखे, साउंड करता हुआ टटर तो मेंढक दिख जाएगा, समझ जाना लड़का है। क्या यार, ऐसे कैसे याद करोगे, लड़के शोर मचाते हैं। कैसे लड़के शोर मचाते हैं, बात खत्म। अगला देखो चलो बेटा, अब हमें पढ़ना है एनाटॉमी, राणा टिग्रिना जी की, मतलब मेंढक की, हमारे फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। जब आप फाड़ के घुस जाओ अंदर, मेंढक के कहाँ घुस गए, हम अंदर घुस गए। अब जरा मेंढक को अंदर से चेक करेंगे। तो बेटा अंदर क्या क्या मिला जब हमने मेंढक को फाड़ा, तो बेटा कुछ नहीं मिला, वही मिला जो कि ज्यादातर मिल सकता है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि वर्टिब्रेट हो, कॉर्डेट हो। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला, सांस लेता था, सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, खून चलता था, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला, क्योंकि गंदगी बनती थी तो बाहर भी जाती थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला क्योंकि बच्चे भी पैदा होते थे, नर्वस सिस्टम मिला क्योंकि दिमाग भी था और शरीर को वो कोऑर्डिनेट भी करता था। 10th क्लास में हमने क्या बना था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। 10वीं क्लास में पढ़ना है हमें, ध्यान देना, इस पर ध्यान देना बेटा। अगला देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर खाना अंदर जाए, पचे और वेस्ट बाहर निकल जाए, और उस खाने से जो मिले, जो मिनरल मिले, विटामिन मिले, वो सारे की सारी उस शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। बात समझ में आ गई। इसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक, याद रखना बेटा। अब जब हमने राणा टिग्रिनी जी का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, वो दो जगह बटा हुआ था। पहला क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आते, क्या आते। तो एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल बेटा क्या सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है कि भैया मुंह से शुरू हो और नीचे एनस पर खत्म हो। लेकिन बेटा यहाँ पर माउथ से शुरू होता है, लेकिन नीचे एनस नहीं है, वहां पर क्लोएका है, क्लोएका। और एनिमल किंगडम में हम पढ़कर आए हैं बेटा, क्लोएका वो होता है जब आपका एक्सक्रीशन की कैनाल और आपकी या यूरिनरी कैनाल, है ना, यूरिनरी कैनाल और आपकी जेनेटिक कैनाल, मतलब जिससे आपके स्पर्म या ओवा होते हैं, तो वो जब कॉमन होते हैं ना, तो उस कंडीशन को क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। इसलिए आपको एनस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनस और जेनेटिकल पोर अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक, अगली चीज देखो बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड दो तरह की है, एक है लीवर और एक है पैनक्रियाज। दो चीजें, क्या, लीवर और पैनक्रियाज। आगे देखते हैं बेटा। अब ये सिस्टम समझ लो बेटा, बिल्कुल इंसान की तरह है, एकदम इंसान की तरह। बेटा सबसे पहले इंसान माउथ में फूड आता है, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, जहाँ दांत है, जीभ है, ठीक। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, फेरिंग्स, मतलब गले में उतरता है। फिर बेटा लैरिंग्स होता है, लेकिन लैरिंग्स यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर गर्दनी छोटी सी है। अगला देखो, ईसोफेगस, मतलब सटकना, क्या, सटकना, फूड के अंदर, फूड पाइप में जाना, ईसोफेगस। उसके बाद बेटा कहाँ जाता है, सीधा कहाँ जाता है, स्टमक में, पेट में जाता है। और पेट में क्या मिलता है, एसिड मिलता है, कौन सा, HCl, या उसको और गैस्ट्रिक जूस मिलता है। ठीक है, अगली चीज देखो, वहां पर क्या बनता है, काइम बनता है। ये काइम क्या है बेटा, काइम का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अभी आधा अधूरा डाइजेस्ट फूड हो तो उसे हम काइम बोलते हैं, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं। ठीक, अगला बेटा, पेट के बाद, स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये काइम, अधपचा खाना, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, हाँ। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, डूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डूडेनम बोलते हैं। याद रखना इस बात को, डूडेनम बोलते हैं। डूडेनम के अंदर आपको विल्ली और माइक्रो विलीज मिलेंगी। विल्ली क्या होती है, उंगली जैसी स्ट्रक्चर जो ऐसे मूव करती रहती हैं, बहुत छोटी होती है तो माइक्रो विली, और ज्यादा बड़ी होती है तो विलीज कहलाती हैं, फिलाइज कहलाती हैं। इनका काम क्या होता है आगे बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में जाता है। उसके बाद बेटा क्लोएका में पहुंच जाता है, क्योंकि, और क्लोएका के बाद क्या निकलता है, क्लोइकल अपर्चर, अपर्चर मतलब बाहर, आउटलिंग,
वहां से बेटा वेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। अब बेटा एक चीज और याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मेंढक की, फ्रॉग की, वो बड़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है, मीट खाता है। मीट मतलब सीधा मच्छर वगैरह तो खाता है मेंढक, कीड़े वगैरह तो खाता है मेंढक। और आपको पता है बेटा जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी आंतें बड़ी होती हैं, जैसे गाय भैंस की आंतें बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घास पचानी होती है और घास पचाने में टाइम लगता है, सेल्यूलोज पचाने में टाइम लगता है, इसलिए बड़ी आंतों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है। ईसोफेगस क्या है, बहुत छोटा है। क्यों है भैया ईसोफेगस छोटा? क्योंकि नेक ही नहीं है, गला ही नहीं है। ईसोफेगस पूरी तरीके से कहाँ बनाएंगे इतना बड़ा? जब जीभ देखें तो जीभ कैसी है, बाइलोब्ड है, बड़ी है, बड़ी है। जीभ कैसी है, बड़ी है। क्यों बेटा? मेंढक क्या करता है, मेंढक यहाँ बैठा रहता है, राणा जी यहाँ बैठे रहते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मक्खी आ गई, एक मक्खी आ गई, तो राणा जी उछल के मानी जाएंगे। राणा जी क्या करेंगे, सीधा अपनी जीभ निकालेंगे, भटक, और अंदर। और मच्छर अंदर, पता मच्छर को नहीं पता चलेगा मैं कब गायब हो गया, और तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। अभी तुम बोलोगे ना तो मच्छर था, ऐसे ही खींच रहा था मिनट से पहले वो। ठीक है, कभी उस पर देखना, डिस्कवरी यूट्यूब पे चेक करना कि कैसे कैप्चर करता है वो इंसेक्ट को, है ना। अगला देखो, लैरिंग्स। भैया फेरिंग्स ही इतना छोटा तो लैरिंग्स तो बनेगा ही कैसे, नेक ही नहीं है, तो क्या हुआ, एब्सेंट हो गया। अगली चीज देखो बेटा, अब मैं आपको क्या बताया बेटा, खाना माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक मतलब पेट में जाता है। वहां पर फूड डाइजेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ पार्शली हो पाता है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता। उसको हम काइम बोलते हैं। फिर वो काइम बेटा कहाँ जाता है, काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसे हम डूडेनम भी बोलते हैं। अब वहां पर क्या होता है, रिमेनिंग बचा हुआ डाइजेशन, पाचन छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और बेटा उसकी मदद कौन करता है पाचन करने में, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज। अब ये समझ लो बेटा, मानो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत है, ड्यूडेनम है, और ये ऊपर लीवर, ये गॉल ब्लैडर इसको पित्त की थैली बोलते हैं, और ये पैनक्रियाज है, क्या है बेटा, पैनक्रियाज। आपको पता है लीवर क्या निकालता है, बाइल, क्या निकालता है, बाइल, ठीक है, हाँ। अब जब बाइल जूस निकलता है तो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। और जब जरूरत होती है तो यहाँ से निकलकर फूड, क्योंकि हर टाइम तो खाना खाता नहीं रहता होगा, ये बाइल निकालता है, वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर से निकलकर फिर से आंत में पहुंच जाता है जब उसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला है बेटा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस। कहां से निकालेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब पैनक्रियाज की डक्ट है, ये नली है, इस नली में छोड़ देगा। और बेटा लीवर के लिए मतलब बाइल जूस के लिए और पैनक्रियाटिक जूस के लिए कॉमन ओपनिंग है, कॉमन डक्ट है, जिसे क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। बात खत्म। अब बेटा देखो, बाइल करता क्या है, बाइल बेटा फैट का डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है बेटा, फैट के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में सिंपल में तोड़ देता है, छोटे में करता है कि डाइजेशन में इजी हो जाए। अगला पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बेटा ये सेम काम इंसान के अंदर भी ऐसे कैसे होते हैं, जब आप इंसान पढ़ोगे तो उसमें भी यही काम होने वाले हैं, कुछ अलग नहीं होने वाला, आपको दिखाई देगा ये तो काफी कुछ ह्यूमन जैसा ही है, तो इसीलिए तो बेटा बता रहा हूँ आपको बार बार। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, उसको पचाने का काम करता है। ठीक, अब क्या हुआ, छोटी आंत में आकर काइम पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज और देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि विलाई और माइक्रोविलाई भी होती हैं। ये विल्ली हाथ जैसी स्ट्रक्चर जो ऐसे हिलती हैं, माइक्रोविली विली करती क्या है भाई, इसका दो ही काम है, ये इसलिए हिलती रहती है ताकि बेटा फूड का एक तो पैसेज नीचे की तरफ करवाती रहे, स्मूथ पैसेज होता रहे, क्योंकि अब वहां से पच के आप बड़ी आंत में जाएगा, ठीक है, रेक्टम में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसका पैसेज क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, और बाकी जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स जो अभी भी एब्जॉर्ब होने में रह गए तो उनका पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाए। मतलब डाइजेशन में भी मदद करती हैं और स्मूथ पैसेज ऑफ फूड में भी वो मदद करती हैं। फिर उसके बाद बेटा वो फूड क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, सारी चीज तो आप उससे निकाल चुके हो जो इंपॉर्टेंट मिनरल विटामिन थे। अब वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से क्लोएकल अपरेटस के थ्रू आप उसे बाहर निकाल देते हो। आप मतलब राणा जी बाहर निकाल देते हैं, मतलब हमारे फ्रॉग जी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ओके। दिख रहा है रेस्पायरेशन, क्या, रेस्पायरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, सांस कैसे लेता है, क्या, सांस कैसे लेता है। तो बेटा फ्रॉग तीन तरीके से सांस ले सकता है, कितने तरीके से,
3 तरीके से। क्यों बेटा, एक तो जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, तो इसी हिसाब से सांस भी अलग अलग तरीके से लेता है। देखो बेटा, कई ये सांस बेटा अपनी स्किन से भी ले सकता है। किससे? अपनी खाल के सारे, जब ये खाल के सारे पानी पी सकता है, स्किन के थ्रू वाटर ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो सांस भी तो ले सकता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कुटेनियस। क्या बोलते हैं? कुटेनियस या चिटेनियस बोल देते हैं। क्या? कुटेनियस या चिटेनियस बोल देते हैं। आपको जो याद रहो, मैं तो कुटेनियस से याद करता हूँ, क्यूट से, बड़ा क्यूट है, स्किन से ही सांस ले लेता है, ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। अब मेम्ब्रेन ऑफ बकल कैविटी, मतलब अपने मुंह के कैविटी से ही सांस ले लेते हैं, अंदर तक जाता भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? बकल फेरिंजियल। क्या? बकल फेरिंजियल जो का तरीका है रेस्पिरेशन का, तो बकल फेरिंजियल रेस्पिरेशन। अब फेरिंग्स मतलब इसमें फेरिंग्स का इंक्लूजन और बकल कैविटी का होता है। और लास्ट भैया होता है लंग्स से। किससे? लंग्स से। अपने फेफड़ों से सांस ले तो उसको पल्मोनरी बोलते हैं। बेटा फेफड़े को ही बायोलॉजिकल नामों के अंदर हम पल्मोनरी बोलते हैं। जहां भी पल्मोनरी लिखा आ जाए समझ जाना बात लंग्स की हो रही है, फेफड़ों की हो रही है। जहां भी लिखा आ जाए क्या समझोगे कि बात फेफड़ों की हो रही है। किसकी हो रही है? चाहे राणा टिग्रीना जी हो, चाहे इंसान हो, ठीक है। अगली चीज देखो भैया, हैबिटाट। क्यों भैया? जो अलग अलग तरीके से सांस लेता है, ये डिपेंड करता है कहाँ कहाँ रहता है। हैबिटेट का मतलब कहाँ कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है। जिस तरह की कंडीशन में रहता है उस तरह की सांस लेता है। देखो, जब बेटा फ्रेश वाटर में रहेगा, और सीधी सी बात याद रखना कि बेटा मेंढक गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में ही रहता है। फ्रेश वाटर का जानवर है ये। किसका? फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर में जब ये मिलता है तो ये किस तरह का रेस्पिरेशन करता है? क्यूटेनियस करता है। क्या? क्यूटेनियस। बड़ा क्यूट तरीके का रेस्पिरेशन करता है, मतलब स्किन के थ्रू करता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू करता है, डिफ्यूजन करता है। अच्छा, अगर वो भाई हाइबरनेशन कर रहा हो या एस्टिवेशन, मतलब सर्दी में सो गया हो या गर्मी में अब सोने का यह मतलब समझना है, 1 घंटे के लिए सोता है बेटा, पूरी सर्दी के लिए सो जाता है ये। जैसे भालू पूरी सर्दी सो जाता है वो, क्योंकि पूरी सर्दी सर्वाइव, और बहुत गर्मी पड़ती है तो पूरी गर्मी सो जाता है कोई कोई मेंढक। तो ठीक है, तो सर्दी में सोए तो हाइबरनेशन और गर्मी में सोए तो एस्टिवेशन, ठीक। अच्छा, सर्दी वाला हाइबरनेशन इतना याद रखना, एस्टिवेशन याद रहेगा। ये कब, इसमें कैसे सांस लेता है? इसमें भी स्किन से ही सांस लेता है। क्यों? सोते हुए मुंह फाड़ के नहीं सोता, ये मुंह बंद करके सोता है, तो स्किन से सांस लेता होगा। अगला मतलब क्यूटेनियस, बड़ा क्यूट लगता है सोते हुए है। अगला देखो, लैंड पे रहेगा, जमीन पे रहेगा, तो भैया इसकी मर्जी है, किसी भी तरीके से, ऑल पॉसिबल। स्किन से भी ले सकता है, लंग से भी ले सकता है, और बकल कैविटी से भी ले सकता है। मर्जी है भाई इसकी। समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग, मतलब राणा टिग्रीना में, राणा जी में, मेंढक जी में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, मतलब इनका खून कैसे चलता है। खून भरी मांग। देखो भैया, खून, ब्लड, इनका ब्लड कैसा होता है? इंसान की तरह ही होता है, रेड कलर का ही होता है। कैसा? रेड कलर का ही होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और बेटा इसके अंदर RBC भी, रेड ब्लड सेल भी होगी इसलिए। लेकिन बेटा इनकी RBC और इंसान की RBC में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, जिससे नीट में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। आप बोलोगे मेंढक तो पहले था ही नहीं, क्वेश्चन बन कैसे चुके? हाँ, छोटा सा एग्जांपल था उससे बने हैं, लेकिन अब तो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। ये पूछेंगे RBC जो है मेंढक की इंसान से कैसे अलग है? बेटा इंसान की RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस रक्त, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन मेंढक की लाल रक्त कणिका मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड है। डबल स्टार लगा दिया मैंने, हो सकता है नीट वाले यहीं से क्वेश्चन ले ले इस बार। अगला देखो भैया, लिम्फोटिक सिस्टम, मतलब अब ब्लड के साथ लिम्फ तो पढ़ना पड़ेगा ही। इनके अंदर क्या है भैया? लिम्फ, यही लिम्फ है, बस इनका लिम्फ भैया हमारे वाले लिम्फ से थोड़ा सा हल्का होता है, इतना ताकतवर नहीं होता, मतलब कम प्रोटीन, कम RBC वाला लिम्फ होता है, पर लिम्फ होता है। अब बात करते हैं इनके दिल की। इनका दिल कैसा है? कैसा दिल कैसा है? दिल की दिल से सुनते हैं, तो बेटा इनका दिल कैसा है? मस्कुलर है, जैसे हमारा है ना, है मस्कुलर, है पॉपुलर, तो हमारा ही मस्कुलर ही तो है, मसल्स का ही बना हुआ है। और बेटा जो हार्ट की मसल होती है वो किससे बनी होती है? कार्डियक मसल। क्या? कार्डियक मसल। याद रखना, जहां कार्डियक लिखा आ जाए तो उसका मतलब तुम दिल समझना। क्या? दिल समझना। बहुत बढ़िया बेटा, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है, हमारा 4 का होता है। इसके पास भाई 2 एट्रियम है ऊपर, और नीचे सिर्फ 1 वेंट्रिकल है, सिर्फ 1 वेंट्रिकल है। इसी की वजह से इनका जो सर्कुलेशन है ना, वो क्या है? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। क्यों जी? हमारे में तो चारों कमरों में घूमता है, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, चारों में घूमता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड, कोई मिक्सिंग नहीं है यहाँ पे। तो भैया ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड इस तीसरे वाले में जब आके मिलेगा तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्सिंग इन द हाउस। अगला देखो भाई,
कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। भैया इनका जो हार्ट होता है एक पतली सी मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम मतलब कार्डियक मसल को ढकने वाला, पेरी मतलब आउटर, पेरी मतलब आउटर, जो बाहर की तरफ से कार्डियक मसल्स को ढक दे तो पेरिकार्डियम कहलाएगा। हाँ, याद करने का तरीका समझ में आ गया? ठीक है भाई, अगला देखो। अब जरा सर्कुलेटरी सिस्टम को हम थोड़ा स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। अब बेटा ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला, अब बेटा देखो, सबसे पहला इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? डबल सर्कुलेशन तो है ही। डबल मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों चलते हैं इसके अंदर, इसलिए डबल। लेकिन इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। क्यों? दो ऊपर दो वेंट्रिकल और दो एट्रियम, सॉरी, और नीचे एक ही वेंट्रिकल है। देखो अब भसूड़ी होती क्या है। देखो जो बॉडी पार्ट, मान लो ये मेंढक का बॉडी पार्ट है जहां से वो उसने काम वाम किया, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। अब जो वीन्स होती हैं, वीन्स का काम क्या होता है भाई? वीन्स का काम ही होता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना। कहाँ तक? फेफड़ों तक लेके जाना। तो फेफड़े जो लंग्स होते हैं वही तो ऑक्सीजन बाहर से कलेक्ट करते हैं और अंदर ब्लड को दे देते हैं डिफ्यूजन से, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसको क्या करते हैं? फेफड़े, लंग्स लेकर बाहर छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो वीन्स क्या करती हैं? वीन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से कहा जाता है ये छोटी 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 वीन्स होती हैं पूरे शरीर की, एक बड़ी वेन में इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं वेना कावा। क्या? वेना कावा। याद करना कितना आसान है, वेना कावा। वीन्स बड़ी, वेना कावा। अब ये वेना कावा, अब ये वेना कावा बेटा कहां पर खून को छोड़ देती है? ये छोड़ देती है साइनस वेनोसस में। अब बोलोगे भैया ये एक नई चीज आ गई यहाँ पर मेंढक में। हाँ बेटा, यही एक नई चीज आई है, साइनस वेनोसस। अब इसकी लोकेशन क्या है मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। और इसकी शेप क्या है बेटा? इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर। कैसी होती है? ट्रायंगुलर। और ये डोर्सल साइड में होता है। कहाँ होता है? डोर्सल साइड में होता है। कहाँ होता है बेटा? डोर्सल साइड में होता है ना। डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ और वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। अगर देखो अब यहाँ से खून कहाँ जाएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? गंदा खून राइट एट्रियम में। मान लो ये दिल था, एक दिल है एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, है ना, लेफ्ट वाले में। तो मेरा लेफ्ट इस तरफ से देखूं तो ये राइट लेफ्ट। हाँ बेटा यहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से अब देखो आगे कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में गया। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल तो एक ही है, इसमें लेफ्ट राइट तो है ही नहीं, सिंगल ईयर है, नीचे वाला एक ही कमरा है। वहां पर जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम जो था हमारा किससे? लंग्स से जुड़ा हुआ था, है ना। यहाँ पे वेन्स थी तो वहां पे आर्टरी होंगी। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, वहां आर्टरी होंगी, और वो आर्टरी क्या कर रही होंगी? फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही होंगी, फेफड़ों से लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही होंगी। और कहाँ डाल रही होंगी? लेफ्ट एट्रियम में डाल रही होंगी। अब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन वाला खून भी कहाँ जाकर मिल जाएगा? वेंट्रिकल में ही जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगी? मिक्सिंग इन द ब्लड। क्या? मिक्सिंग हो गई। कार्बन वाला भी और ऑक्सीजन वाला भी, दोनों के दोनों ब्लड क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब वो ब्लड बेटा कहाँ जाएगा? तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब अब यहाँ साफ ब्लड यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? दोबारा से बॉडी पार्ट में जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो ऑक्सीजन के लिए पहुंचेगा कहाँ? कॉनस एस्ट्रियोसस, या कॉनस एस्ट्रियोसस इसे बोलते हैं। कॉनस एस्ट्रियोसस के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। बेटा अपने आप ही छन के जाता है यहाँ से, ये पार्ट ये काम करता है। अब एक चीज समझो, साइनस वेनोसस मैंने बताया ट्रायंगुलर शेप का है। शुरुआत में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर मिलेगा, डोर्सल साइड में ऊपर की तरफ है। कॉनस एस्ट्रियोसिस आपका क्या होगा? ये भाई ऊपर वाला डोर्सल में तो नीचे वेंट्रल में, तो खुद ही दिख रहा है, ऊपर वो मिला और नीचे कॉनस मिला। ठीक, इस तरीके से बच्चे दो नए स्ट्रक्चर आपको याद करने थे और कुछ नहीं। अब पार्शियल सर्कुलेशन मतलब पार्शल मतलब नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ भी सर्कुलेशन थोड़ा सा होता है। कहाँ तक पहुंचता है भैया? रीनल कैविटी या रीनल तक पहुंचता है। रीनल मतलब किडनी। जहां भी आपको रीनल दिखाई दे जाए, रीनल का मतलब ये रीनल सेल का मतलब ही किडनी है। रीनल जहां दिख जाए इसका मतलब तुम किडनी समझना। क्या समझना? किडनी समझना। और अगला हिपैटिक। अब हिपैटिक सेल का मतलब ही लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। जहां आप हिपैटिक देखो वहीं पर लीवर समझ लेना। बस बेटा।
अब बेटा हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने फ्रॉग राना टिग्रीना जी का, मेंढक जी का, फ्रॉग जी का। बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें इसका साथ में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैंने इसकी शुरुआत में आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर बेटा क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोएका प्रेजेंट होती है। ये देखो बेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्लोएका, क्लोएकल एपरेटस। लेकिन बेटा आपको माउथ से लेके एंड तक एंड में एनस नहीं नजर आएगा। क्यों बेटा? यहाँ पर इनका जेनाइटल पोर, मतलब इनका जेनेटिकल जो लास्ट का जो ओपनिंग है वो, और इनकी यूरिनरी ओपनिंग दोनों बेटा सेम है। और एनिमल किंगडम में हम पढ़ के आए हैं कि बेटा जहाँ पर कॉमन ओपनिंग होती है जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट की, उसको हम क्लोएका कहते हैं। क्या? क्लोएका कहते हैं। तो जब बेटा हमको दिख ही रहा है कि यूरिनरी ब्लेडर या यूरिनरी ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग एक साथ ही ओपन होनी है, तो हमें इनको दोनों को पढ़ना भी तो एक साथ ही पड़ेगा ना। ओके बेटा, याद रखना, जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग होता है बेटा, यूरियोटेलिक होता है, मतलब यूरिया निकालता है, वेस्ट मटेरियल। जैसे इंसान क्या निकालता है? इंसान भी यूरिया निकालता है, तभी तो हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो बेटा, अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज किडनी। तो याद रखना, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? जैसे इंसान की किडनी, तो इसकी भी किडनी है। और अगर एक कॉकरोच होता तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता। अगला है बेटा यूरेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूरेटर पढ़ना है। फिर बेटा क्लोएका के बारे में पढ़ना है, जो कॉमन उनका स्थान है जेनेटिकल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट का। और यूरिनरी ब्लेडर के बारे में पढ़ना है। बेटा इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। जरा सबसे पहले बेटा किडनी के बारे में देखते हैं। जो बेटा किडनी होती है ना मेंढक की, वो कैसी होती है? वो डार्क रेड कलर की होती है। कैसी? डार्क रेड कलर की होती है और बीन जैसी शेप होती है। कैसी? बीन जैसी शेप होती है। आप बोलोगे भैया ये तो इंसान जैसी है। हाँ बेटा, इंसान की तरह ही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स ही होते हैं भाई किडनी के अंदर। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स ही होते हैं, या इनके नेफ्रॉन्स को हम यूनिफेरोस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, या यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक, एक बेटा स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये मानो क्लोएका है। क्या है बेटा? क्लोएका। मानो का है ही क्लोएका। अब बेटा जो क्लोएका है वो किससे कनेक्टेड है? ये किडनी है, उस किडनी से कनेक्टेड। एक पेयर ऑफ किडनी है इनके पास, जैसे हमारे पास है ना। अब किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन, एन क्या है? नेफ्रॉन्स है। अब ये किडनी इस क्लोएका से किससे जुड़ी है? यूरेटर से जुड़ी है। मतलब ये जो ट्यूब होती है ना, जो क्लोएका से जुड़ी हुई है, वो क्या है? यूरेटर है। क्या है? यूरेटर। मतलब यहाँ से यूरिन पास होकर क्लोएका तक पहुंचेगा और क्लोएका से वो नीचे यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा? स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। और जब बटा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो वो यहाँ से इसको रिलीज कर देगा बाहर। क्लोएकल एपरेटस से क्या कर देगा? अपर्चर से बाहर कर देगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये बात समझ में आ गई। एक और चीज देखो बेटा आगे। अब जरा मेल फ्रॉग देखो। जब मेल फ्रॉग हमने देखा तो हमने देखा कि सेम वही स्ट्रक्चर पुराना वाला, वही अपना यूरेटर, वही अपनी किडनी, वही यूरिनरी ब्लेडर, यू भी लिख दिया शॉर्टकट में, वही अपना क्लोएका। बस दो नई चीज आ गई। क्या आ गई? फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग में क्या आ गई? ओवरी आ गई। बोथ साइड पेयर होता है ओवरी का, ओवरी। और ओवरी किससे कनेक्ट है? क्लोएका से। क्लोएका से कनेक्ट है किसके थ्रू? ओविडक्ट से। हमारे ह्यूमन में भी यही होता है, लेकिन ह्यूमन का बेटा ये पैसेज अलग ही है। क्या है? अलग। लेकिन यहाँ पर कॉमन पैसेज हो रहा है बेटा। यूरिन भी और आपके ये ओवम भी, मतलब जेनाइटल पोर भी क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, इसलिए तो क्लोएका होता है इसके अंदर। ठीक है, फीमेल फ्रॉग की बात करें बेटा, एक चीज याद रखना, एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा दे सकती है एक वक्त में। मेंढक कितनी? 2500 से 3000। और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कोई लिखा है तो पूछा भी जा सकता है। अगला देखो भैया, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनेटिक ट्रैक्ट आर सेपरेटेड। क्या? सेपरेटेड। इसके अंदर देखो बेटा, ट्रैक्ट तो दोनों के अलग ही है ना, एंड में जाके तो वो एक जगह मिल रहे हैं, लेकिन नलियां तो दोनों की अलग ही है ना। किडनी की नली अलग, ट्रैक्ट अलग, यूरेटर, और बेटा ओवरी की डक्ट अलग, ओविडक्ट अलग है ना। लेकिन बेटा मेल के सिस्टम में ये भी बात खत्म हो जाती है। वहां तो क्या हो जाता है? तुम सब एक साथ फिक्स हो जाता है मामला। देखो ये बेटा पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर है अपना, यूरिनरी ब्लेडर, क्लोएका, अपनी किडनियां, अपनी मतलब मेंढक की, और यूरेटर, और ये किडनी। अब यहाँ पर जो टेस्टीज आ गए, टेस्टीज क्या होता है भाई? टेस्टीज ही होता है ना, मेल के अंदर तो टेस्टीज ही होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। अब यहाँ वहां पे ओवरी थी तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ टेस्टीज। अब ये टेस्टीज क्या आ गए? सीधा किडनी के ऊपर आ गए। कहाँ गए?
किडनी के ऊपर ही आ गए, वहीं पर है टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से जो बेटा नली निकलती है, जो ट्यूब निकलती है, वो सीधा किडनी में एंटर कर जाती है। और जो ट्यूब होती है इसको वासा एफरेंशिया बोलते हैं। हम मेल के केस में, ह्यूमन के केस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जो नली टेस्टिस से होकर जाती है, जिससे स्पर्म निकलते हैं बेटा, वो क्या है, वासा एफरेंशिया होती है। वो सीधा पेनिट्रेट कर गई किडनी में और यूरेटर से जा मिली। अब क्या हुआ, इस यूरिन का ट्रैक्ट और आपके जेनेटल मतलब स्पर्म का ट्रैक्ट स्केम हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो फीमेल के केस में अलग अलग था, मेल के केस में कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। यही वासा एफरेंशिया जब बेटा अंदर चली जाती है किडनी के, तो वो ब्लेडर्स कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लेडर्स कैनाल कहलाती है। और ये बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ये कनेक्ट रहते हैं, है ना। अगला देखो बेटा, मेल फ्रॉग में क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल ट्रैक्ट आर कनेक्टेड। बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा, अब एक चीज देखो, इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। सीधी सी बात है भैया, यूरेटर मतलब वही अपनी किडनी से निकलने वाली नली, वो दोनों तरह से काम कर रही है। यूरिन भी पास करवा रही है और जेनिटल ट्रैक्ट की तरह भी काम कर रही है, स्पर्म भी उसी के थ्रू जा रहे हैं। अब बेटा जरा रिप्रोडक्शन के बारे में और समझ लो। बेटा मेल और फीमेल फ्रॉग जो मीटिंग करते हैं, कहाँ करते हैं, अपनी पानी के अंदर करते हैं। तो मैंने वाटर बॉडी बनाई है, बड़ी सी क्या बनाई है, वाटर बॉडी। बेटा यहीं पर करते हैं। इस वाटर बॉडी के अंदर एक चीज समझो बेटा, इस वाटर बॉडी के अंदर इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। मतलब इंटरनल का मतलब क्या होता है कि भैया मेल के जो स्पर्म होते हैं वो एंटर कर जाते हैं फीमेल की बॉडी में और वहां पर दोनों का मिलन होता है, मेल स्पर्म और फीमेल एग या ओवा का। तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंसान के अंदर होता है। ज़्यादातर मैमल्स यही काम करते हैं, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल बाहर छोड़ देते हैं और बाहर इनका वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है और जो बनता है उसे टैडपोल लार्वा बोलते हैं। उनके लार्वा को क्या बोलते हैं, टैडपोल। और याद रखना, जिसकी डेवलपमेंट में लार्वा आ जाए उसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा वो फ्रॉग पैदा नहीं होता। फ्रॉग पहले लार्वा होता है टैडपोल, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है। मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजरता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब अपने प्रोसेस में चेंज होता है, अपने इवॉल्व होता है। जैसे पोकेमॉन इवॉल्व होते थे ना, तो बेटा होता है एक छोटा सा लार्वा, धीरे धीरे मैच्योर होकर धीरे धीरे पैर वगैरह आके हाथ आते हैं, तब जाके एडल्ट फ्रॉग बनता है कि अपना रूप बदलता है। तो रूप बदलने को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक, अगला बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई। अब बेटा हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। किसका, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, राना टिग्रीना का मतलब फ्रॉग का, मतलब मेंढक का। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम कैसा होता है भाई, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। हमें जो 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि किस तरीके से दिमाग कंट्रोल करता है, हाँ कोऑर्डिनेट करता है। तो बेटा आपको याद रखना, इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, हाईली इवॉल्व्ड है, काफी डेवलप्ड है भाई। ये महसूस कर सकते हैं, डिसीजन लेते हैं, कूदते हैं, जंप मारते हैं, शिकार करते हैं, है ना, और छुपते हैं, बचते हैं प्रीडेटर से, काफी हाईली इवॉल्व्ड है। नर्वस सिस्टम बेटा किस चीज में, इसका जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरह का है। हमारे में भी वही था, हमारे में एक तो नर्वस सिस्टम था और एंडोक्राइन ग्लैंड थी, है ना। अब यहाँ पर भैया, यहाँ पर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आगे के काम तो नहीं दे रखे, सिर्फ नाम दे रखे हैं ग्लैंड्स के। तो नाम तो वही भैया अपने इंसान वाले नाम है। आप फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला है आपका भैया पिट्यूटरी ग्लैंड, पीटी ग्लैंड। अगला थायराइड ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, फिर पैराथायरॉयड, फिर थाइमस, फिर पीनियल, फिर पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स, बस ये एक नई है इसके पास, एड्रिनल और गुनाड्स। ठीक है, तो ये बेटा इसके अंदर टोटल क्या है, इंटरनल हार्मोन सिक्रीशन करने वाला एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं। और बेटा नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका नर्वस सिस्टम दो जगह पर विभाजित है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इंसान में भी यही बात थी। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बेटा बुक के अंदर कुछ दे नहीं रखा, इतनी ही बात है सिर्फ डिवीजन तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो जगह पर बढ़ता है, जो कि इंसान में ही बढ़ता था, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। आओ बेटा उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जितनी बात दे रखी है, ज्यादा तो खोल के दे नहीं रखा, थोड़ा बहुत दे रखा है, वो मैं बता देता हूँ। बेटा देखो, पेरिफेरल का मतलब ही क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है नर्व्स, नसें, जिसके अंदर नसों की बात की जाए, वेन्स की, आर्टरीज की या नर्व्स की बात की जाए, मतलब नेफ्रॉन्स की, न्यूरॉन्स की बात की जाए, वही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इतनी सी बात उसके अंदर दे रखी है। तो उसके अंदर दो आती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स, क्या आती है, क्रेनियल नर्व्स, दूसरा आती है स्पाइनल नर्व्स। कितनी, स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स कितनी है मेंढक के अंदर, 10 पेयर, ये इंपॉर्टेंट है।
पूछ सकता है क्रेनियल नर्व्स कितनी है 10 पेयर, इंसान में कितनी होती है 12 पेयर, कितनी 12 पेयर। अगला देखो भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह से होता है, पहला होता है ऑटोनॉमिक, क्या होता है ऑटोनॉमिक, और दूसरा होता है सोमैटिक, क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम समझना। अब ऑटोनॉमिक भी दो जगह डिवाइडेड है इसका, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस बेटा इसके ज्यादा कोई डिटेल वहां है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ नेमिंग है, डिटेलिंग ज्यादा नहीं है। आगे देखो बेटा इसका ब्रेन कैसा होता है, मेंढक का दिमाग कैसा होता है, भाई मेंढक का दिमाग भी 3 जगह बटा होता है, ठीक है। सबसे पहला फोर ब्रेन आगे का, फिर मिड ब्रेन बीच का, और हिंड ब्रेन मतलब लास्ट का ब्रेन। कोई बेटा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इसको ह्यूमन की तरह ही नजर आ रही होगी आपकी इसकी नेमिंग्स। तो बेटा फोर ब्रेन के पार्ट क्या है, इसके फोर ब्रेन के पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 लोब्ड का होता है, बाइलोब्ड जैसे हमारा भी है। अगला इसका है डिसेफेलॉन या डाइनासेफेलॉन, क्या डाइनासेफेलॉन एक प्लेन। अगला ओल्फैक्टरी लोब, क्या ओल्फैक्टरी लोब, ये भी बाई पेयर डबल। अब बीच में मिड ब्रेन में क्या है ऑप्टिकल लोब, ऑप्टिकल लोब मतलब वही देखने वेखने में मदद करता होगा, ऑप्टिक्स का मतलब यही होता है। और हाइंड ब्रेन में क्या है सेरेबेलम, क्या है सेरेबेलम, ठीक है सेरेबेलम बेटा, और मेडुला ओब्लिंगाटा, सेम यही हमारे अंदर भी है, सेम यही इसके अंदर भी है। बस बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं सेरेबेलम और सेरेब्रल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बेटा सेरेब्रल पहले आता है और सेरेबेलम, बेलम क्या है बेला, बेला मतलब दूर लास्ट में आने वाली, मिलन की बेला, दूर आती है मिलन की बेला, तो बेला से याद रखना हिंड ब्रेन लास्ट का पार्ट है। अब ऐसे याद होता हो तो अच्छी बात, नॉर्मल याद होता है तो और भी अच्छी बात। एक बेटा स्ट्रक्चर बनाया मैंने ब्रेन का, जरा देखो, मान लो ये ब्रेन है, खोपड़ी के अंदर है, खोपड़ी एरिया बेटा कवरिंग जरूरी है ब्रेनी, हाँ तो उसे क्रेनियम बोलते हैं, जो खोपड़ी को कवर करता है, दिमाग जिसके अंदर रहता है उसे ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं। कैसा ये बोनी स्ट्रक्चर है, कैसा हड्डियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ब्रेन का एक्सटेंशन नीचे हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन का एक्सटेंशन जो हो रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम में हो रहा है, मेड्यूला है, क्या है मेड्यूला। और जो बेटा छेद हो रहा है इस खोपड़ी में इस दिमाग को बाहर निकालने के लिए, इसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, क्या कहते हैं फोरमेन मैग्नम। मैग्नम कैसे याद रहेगा, मैग्नम चॉकलेट होती है ना, मैग्नम आइसक्रीम होती है, तो देखो कोन जैसा बन गया ना आइसक्रीम, ऐसे याद रखना ना, फोरमेन मैग्नम कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी थी राणा टिग्रिना या फ्रॉग की खोपड़ी की हड्डी में। अगला भैया सेंसरी पिपेले की बात करें तो सेंसरी का मतलब सेंसरी, इसके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें कि महसूस कैसे करता है, तो भैया टच से महसूस करता है, किससे टच से महसूस करता है। टेस्ट बड क्या काम कर, सेंसरी पिपेली टच का महसूस कराते हैं, टेस्ट बड टेस्ट का महसूस करवाते हैं, कितना आसान है नाम से याद हो। नेजल एपिथेलियम मतलब नेजल मतलब नाक, तो स्मेल करवाएगी। अगला आइज दिखाएगी, सिंपल आइज होती है इसकी, कंपाउंड आइज नहीं होती। कंपाउंड आइज पता है कि एक से ज्यादा आंखें हो, है ना, मल्टीपल आइज, जैसे वो मकड़ी में मल्टीपल होती है, ठीक है। टिम्पैनम होती है भैया, कान जो होते हैं, हेयरिंग कहाँ से होते हैं टिम्पैनिंग, इंटरनल एयर, बाहर से कोई कान नजर नहीं आता। आइज एंड ईयर्स यही वेल ऑर्गेनाइज है मेंढक के, बाकी क्या है नॉन वेल ऑर्गेनाइज। अब कानों के बारे में एक चीज समझ लो, कान बेटा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ओनली, जो अंदर की तरफ है, इंटरनल ईयर है, ठीक, एक्सटर्नल कोई कान नहीं है, ठीक। और जो बेटा हियरिंग जो ईयर होता है, कान किस काम आता है, सुनने के और उसका बैलेंस बनाने के काम आता है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग के काम आता है, क्योंकि भाई उसका काम ही कूदना फांदना ज्यादा है, ठीक है। अगला देखो भैया इस दुनिया में काम क्या है इसका, इस फ्रॉग का काम क्या है, तो बेटा एक तो ये इंसेक्ट को खा जाता है, उन इंसेक्टों को खा जाता है जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, तो ये बेटा क्रॉप की प्रोटेक्शन करता है इनडायरेक्टली, क्या है बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना। दूसरा बेटा ये क्या करता है, ये फूड चेन के अंदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना क्या होगी, फूड चेन क्या होगी, टूट जाएगी, इकोलॉजी का बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और बेटा कुछ लोग तो इसे खा भी लेते हैं, क्यों, इसके लेग मस्कुलर होते हैं ना, है मस्कुलर है पॉपुलर है, पप्पू कांट छोड़ो, तो इसको फूड की तरह यूज कर लेते हैं। आपको पता है कौन सी कंट्री में कर लेते हैं। इसी के साथ बेटा चैप्टर का हो गया दी एंड। इससे बाहर एनसीईआरटी में एक लाइन में नहीं है, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आ सकता।